सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशंस में बार-बार पूछा जाता है वो ये है कि एक बार मैंने अगर हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले लिया तो अब उसके बाद क्या होगा? यानी कि उसके बाद मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसे रहने वाली है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ैक्टली होने क्या वाला है। सबसे पहला, जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद आपके स्कैल्प पर यानी कि आपके डोनर एरिया यहाँ से यानी कि यहाँ से जहाँ से हमने बाल लिए हैं, वहाँ पर हम एक बैंडेज लगाएँगे, जिसकी वजह से आपका जो डोनर एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर वहाँ से कोई छोटी-मोटी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सोक होगी और आपका स्कैल्प पे आगे कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो, तो उसे हमने प्रोटेक्टेड रखना है। दूसरी चीज़ जो होगी वो आपके स्कैल्प पे फ्रंट लाइन पे एक आपको हम एक टाइट बैंडेज करके भेजेंगे। वो इसलिए होता है ताकि आपके स्कैल्प पे इंजेक्शंस, लोकल एनेस्थीसिया ये सब लगने की वजह से आपके फेस पे कोई स्वेलिंग ना आए, जो कि फर्स्ट 2 डेज़ में एक्सपेक्टेड होती है। ये बैंडेज आपको रिमूव करनी होती है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के अगले 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर। वो हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे रिमूव करनी है और उसके बाद अपने डोनर एरिया को कैसे क्लीन करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। आपने अपने जो ग्राफ्ट्स हैं जो हमने लगाए हैं उस पे कैसे वाटर स्प्रे करते रहना है हर 2 घंटे में, ताकि वो ग्राफ्ट्स ड्राई ना हो, उनको मॉइस्चर मिलता रहे और उनकी लाइफ बढ़ती रहे और वो आपको वही रिजल्ट दें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा जो इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ आपको एक 5 दिन की मेडिसिन किट दी जाती है, जिसमें कि आपका पेन किलर होता है, आपकी कोई स्वेलिंग ना हो वो दवाइयाँ होती हैं और ऐसे आपको वाटर स्प्रे बॉटल आपको मिलती है, जो आपकी फर्स्ट 5 डेज़ के लिए क्रूशियल होती है, जब तक आप हमारे पास फर्स्ट हेड वॉश के लिए नहीं आते, जो कि 4th या 5th डे पे होगा। अब आप हमारे पास हेड वॉश के लिए आए। हेड वॉश जब आपने कराया तो हमने आपको बताया कि हम आपका उसमें डोनर एरिया बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि वो जल्दी से हील कर जाए। दूसरी चीज़ उसमें ये होगी कि जो आपके ब्लड क्लॉट्स जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट्स हैं या जो बाल अब शेडिंग फेज में चले गए हैं, वो डेड बाल हैं, वो सब रिमूव होंगे और आपको इसलिए वो ज़रूरी है ताकि स्कैल्प जल्दी-जल्दी बेटर, फास्टर हीलिंग फेज में जाए और आपको जल्दी-जल्दी ग्रोथ दिखे और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का एक जो जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो। अब जब मैं बार-बार कह रही हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की इम्पोर्टेंट पार्ट है जर्नी का, तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एम्फसाइज़ करने वाली हूँ, वो है आपका शेडिंग फेज़। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेज़ इसलिए है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं। मतलब ये 3 महीने जो फर्स्ट 3 महीने होते हैं, उसमें ये होता है, हमने जो बाल आपके डोनर एरिया से लेकर आगे लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, वो बाल हमने रूट प्लेस कर दी है, लेकिन उसके साथ जो बाल है, वो डेड हो जाता है, तो अब वो झड़ेगा। वो आपके सारे बाल कम से कम अगले 2 से 3 महीने में सारे झड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं शेडिंग फेज़। अब सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ इस टाइम पे ये आती हैं कि लोगों को जब हेड वॉश करना शुरू करते हैं आफ्टर 14 डेज़, उनको रेगुलर हेड वॉश मिल जाता है करने को, वो क्लीन करते हैं, तो वो उनके हाथों में बाल दिख रहे हैं, कभी टॉवल पे दिख रहे हैं, कभी पिलो पे दिख रहे हैं, तो वो चिंता में आ जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सारे ग्राफ्ट झड़ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, ये तो मैं वैसा ही लग रहा हूँ जैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लग रहा था, ऐसा तो नहीं है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, अगर आप ये समझ गए कि ये शेडिंग फेज़ है और इसमें मेरे बालों को मुझे कैसे केयर करनी है, मेरा स्कैल्प कैसा दिखने वाला है, तो आप काफ़ी हद तक अपनी जर्नी का मेजर पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इस 3 महीने में आपको और क्या-क्या करना है? इस 3 महीने में आपको सबसे ज़्यादा आपको ये करना है कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जो आपका 14th डे से शुरू होगा, जिसमें कि आपका एक माइल्ड शैम्पू होगा, एक अच्छा मल्टीविटामिन होगा जो क्योंकि हमने नई रूट लगाई है उसको नरिशमेंट के लिए होगा, एक सीरम होगा जो आपकी जो हमने रूट लगाई है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होगा। इस 3 महीने में आपको रेगुलरली हर महीने आइडली पीआरपी, जीएफसी जैसी कोई चीज़ का सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि वो आपके हेयर ग्राफ्ट जो हमने लगाया है उसके आसपास के स्टेम सेल को बूस्ट करेगा और जल्दी-जल्दी आपके बालों को ग्रोइंग फेज़ में लाएगा, स्ट्रेंथन करेगा और आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट की तरफ ले जाएगा। ये आपने किया 3 महीने तक। 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा कुछ अपने डिफरेंस नहीं दिखेगा स्कैल्प पे, पर 3 महीने से लेके 4 महीने के अंदर आपको अपना स्कैल्प पूरा ऑलमोस्ट कवरेज दिखने लगेगी। आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट दिखने लगेगा एंड दैट इज़ व्हेन यू विल बी कि हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो कैसा लगता है। तो तीसरे चौथे महीने में आपका जब आपको सारे ग्रोथ दिखने लगती है, स्कैल्प पे सारे बाल वापस रीग्रो कर रहे हैं, नए बाल आ गए हैं, तब हम आपको मिनॉक्सिडिल सीरम जैसे सीरम का एक सपोर्ट देते हैं क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। इसके बाद भी आप पीआरपी जैसी कोई चीज़ों का अगर मेंटेनेंस लेते रहते हैं तो आपको डेफिनिटली रिजल्ट्स में और एनहांसमेंट होती है। साथ में इम्पोर्टेंट समझना ये है कि अगर आपने एक छोटा एरिया ही इम्प्लांट करवाया है और आपके बाकी सिर पे अच्छे घने बाल हैं, तो हमें उन बालों की भी केयर करनी है ताकि आप लंबे समय तक अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए हो सकता है आपके प्रिस्क्रिप्शन में एक फेनिस्ट्राइड यानी कि एक जो डीएचटी ब्लॉकर है उसका भी यूजेज हम करें
और पर वो डेफिनेटली आपके कंसेंट के साथ होगा। अगर हम ओरल टैबलेट नहीं तो हम कम से कम सीरम फॉर्म में देंगे, ताकि हम आपके उन प्री एग्जिस्टिंग बालों का भी उतना ही ध्यान रखें जो कि हम पीआरपी से तो रख ही रहे हैं, लेकिन हम एक डीएचटी ब्लॉकर डालकर उन्हें और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उन्हें झड़ने नहीं देंगे, और आप अपना रिजल्ट लंबे समय तक एंजॉय करेंगे। अब टोटल 9 मंथ्स या 10 मंथ्स की जर्नी है, जिसमें कि आप अपने बालों को उगता देखेंगे, उनका स्ट्रेंथन होना देखेंगे, और कंप्लीट आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको 9 या 10 महीने में जाके दिखेगा, एंड फिर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एंजॉय कर सकते हैं।